So let's start discussing this chapter number 6.6, banking system. The subtopic of this is EFT, electronic fund transfer, right? From here. अच्छा, लास्ट क्लासेस के अंदर we have already discussed regarding the banking system that banks are a source of keeping your cash so that you have different facilities like you can either deposit your amount from ATM machines. It also provides you with facility of internet banking, check clearing, credit card, debit card. Along with this banking system, the next topic we have is electronic funds transfer, EFT. Now, electronic funds transfer is basically a system that allows money transfer instructions to be sent directly to a bank's computer system. Here, you first need to understand that right now I'm not referring to the फिजिकल मनी, पेपर मनी। जैसे मेरे पास पैसे की दो फॉर्म होती है। अगर मैं किसी को भी कैश फॉर्म के अंदर पैसे देता हूँ तो वो फिजिकल मीन्स है। लेकिन अगर मैं अपने सारे पैसों को बैंक्स के अंदर स्टोर करा देता हूँ तो बैंक्स के अंदर स्टोर करने के बाद मीन्स के जो मेरे पैसे हैं, जो मेरी करेंसी है, वो बैंक अकाउंट में स्टोर है और वो मेरे पास वर्चुअली रिफ्लेक्ट होता है मेरे सिस्टम के ऊपर या मेरी जो भी एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर मीन्स ये कि अगर फिजिकली मैं किसी से कितने भी पैसे लेता हूँ या देता हूँ, कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा आसान मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप देखो मुझे कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी इंडिविजुअल को मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसकी ट्रांजैक्शन की जो स्लिप है, उसकी जो रिसिप्ट है मेरे पास, वो भी अवेलेबल है वहाँ पर कि इतनी जो है वो मैंने जो है वो अमाउंट सेंड की है या इतनी अमाउंट जो है मैंने जो है वो रिसीव की है। उसका एक प्रॉपर चैनल है जो आपके पास बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर मैं बगैर ईएफटी के किसी को ऐसी मैं पैसे दूं कैश फॉर्म में, तो उसका मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब समवन कोई ऐसा भी कर सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने आपसे पैसे ले लिए हो, लेकिन पैसे लेने के बाद ही माइट फील लाइक मुझे जो है वो आपकी पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं ईएफटी ट्रांसफर से करता हूँ, मैं किसी एक बैंक से दूसरे बैंक पे या एक बैंक के कंप्यूटर से दूसरे बैंक के कंप्यूटर में पैसे ट्रांसफर करता हूँ, सो दैट मीन्स दैट आई एम मोस्टली रिलाइंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अब इसमें मुझे कैश भी कैरी करने की जरूरत नहीं है और मेरे पास एक रिकॉर्ड भी है। सो दिस इन इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, कोई जो फिजिकल कैश है वो ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर होता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि व्हेन एन ईएफटी इंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड, द कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स दैट स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। मकसद ये कि पैसे का लेन देन नहीं है, सिर्फ जो अमाउंट है वो जो है मैंने एक से दूसरी जगह पे शेयर कर दी। जैसे वन कॉमन यूज ऑफ द ईएफटी is the payment of salaries to the staff by a company. On the day when payments are made, the company informs the bank to transfer money from their account into the bank account. जैसे कि जब डेडलाइन मेरे पास फिनिश होती है तो कंपनी से जो पैसे है मेरे पास वो मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो स्टोर आ जाते हैं। जैसे महीने के एंड में ऑटोमेटिकली सैलरीज आ जाती है। कंपनी को जो है हर एम्प्लॉय के पास वन बाय वन करके जाने हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, चेक भी देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ईएफटी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और कंपनीज अकाउंट से सारे पैसे चले जाते हैं उन अकाउंट्स में। जैसे कि आप यहाँ देखो, एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक एक्स वाई जी कंपनी है। ये एक्स वाई जी कंपनी की जो है ये ईएफटी इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन ने क्या किया कि कंपनी का जो अकाउंट है, इस कंपनी के अकाउंट के अंदर टोटल जो अमाउंट निकली है वो कितनी है, -$50,000, जिसमें से ये सारी जो हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी है वो इनके अकाउंट्स में चली गई है ऑटोमेटिकली ईएफटी ट्रांजेक्शन से। अब मैंने हर एम्प्लॉय को बुलाकर उसको उसके पैसे नहीं दिए, मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे हैं। ये एग्जांपल मेरे पास किसकी है, ईएफटी की। एक और एग्जांपल मेरे पास ईएफटी की होती है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, जब मैं उसको यूज करता हूँ किसी भी पर चीज को परचेज करने के लिए किसी भी स्टोर के अंदर। ये पेमेंट मेरे पास बनती है यूजिंग अ सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। अब एट पॉइंट ऑफ सेल मीन्स कि हम किसी भी सुपरमार्ट के अंदर गए, उस सुपरमार्ट के अंदर जाते ही मुझे कोई भी चीज पसंद आई तो मैं कैश से प्रोसेस नहीं कर रहा, मैंने जो है
जो उसकी प्रोसेसिंग है वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कराई। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की कुछ एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा ये काफी ज्यादा सिक्योर मेथड है पेमेंट का। बहुत ज्यादा आसानी से तेजी से पेमेंट हो जाती है। इट इज ऑल्सो लेस एक्सपेंसेस एज वेल देन यूजिंग द चेक्स एज वेल। और कस्टमर के पास जो है वो राइट होता है कि वो डिस्प्यूट कर सके ईएफटी पेमेंट को 60 डेज तक। इस वजह से कि अगर आपकी नॉलेज के अंदर नहीं है और किसी ने जो है उसमें से पेमेंट डिडक्ट कर लिया है, या आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज हो गया या ऐसी ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है, तो वो उस पर डिस्प्यूट कर सकता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव एज वेल। चेक से क्यों लेस एक्सपेंसिव है? क्योंकि देखो चेक बुक है तो पहली बात तो है कि चेक्स अगर खत्म हो गए तो चेक बुक ऑर्डर या रीऑर्डर करानी पड़ती है। फिर चेक का बैंकिंग सिस्टम का भी एक प्रोसेस होता है, उसमें भी टाइम लगता है। ईएफटी से आपकी पेमेंट तेजी से हो जाती है। ईएफटी से आपकी पेमेंट सिक्योरली हो जाती है। और ईएफटी की डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज में ये है कि वंस एन अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड, अगर एक दफा आपके बैंक ने ईएफटी से ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, तो वो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर जस्ट इन केस हो भी जाता है तो इट माइट लीड टू अ फुल डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेशन, और कस्टमर को नीड्स टू हैव फंड्स अवेलेबल इमीडिएटली, अनलाइक व्हेन यूजिंग अ चेक। अब ईएफटी के अंदर मेरे पास क्या है कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि लाइबा, मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ और इस चेक के अगेंस्ट जो है आप कल जो है वो इतने अमाउंट ऑफ रुपीज अपने निकलवा लीजिएगा। तो द पॉइंट इज दैट कि जब मैंने आपको चेक दिया तो मेरे अकाउंट के अंदर उतने पैसे होने की लाजमन ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने अकाउंट में कल भी पैसे डलवा सकता हूँ, क्योंकि आप शाम में अब मेरा चेक पोस्ट करोगी। लेकिन अगर मैंने ईएफटी ट्रांसफर से कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए लाजमी। The customer needs to have funds immediately and it cannot guarantee the receipt. अच्छा, डिसएडवांटेज और वीएफटी ये है कि आपकी जो पैसों की गारंटी है वो आपके रिसीवर को से हमेशा गारंटेड नहीं होती कि आपके पैसे आपके ने के जो आपका वो है कंपनी है उसको पहुंच गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ और मैंने आपके अकाउंट से ईएफटी के थ्रू मैंने पैसे मैं चार्ज कर रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ सेल से, लेकिन मैं ये चीज आपको गारंटी नहीं करूंगा कि मुझ तक पैसा पहुंचे है या नहीं पहुंचे। लाइक सिमिलरली समवन विद अ फेक आईडी कुड कलेक्ट द मनी एज वेल। कोई भी अपनी फेक एग्जिस्टेंस बनाकर भी वो पैसे ले सकता है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज, कोई मसला? ओके, इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स। यहाँ देखो एक छोटा सा कार्ड बना हुआ भी है, उस कार्ड के ऊपर ये चिप भी लगी हुई है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड एंड अ डेबिट कार्ड। So many debit card and credit cards are equipped with a chip as well as magnetic strip. The chip contains key information such as the PIN. अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिप जो यहाँ पे बनी हुई है, इसे इस स्ट्रिप को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। इस चिप के अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसमें आपका पेन हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, आपका नाम हो गया, ये सब। इस पेन का काम ये होता है दैट दिस इज डिजाइन टू इनहांस सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज बेटर देन रिलाइंग ओनली ऑन अ सिग्नेचर। अगर मैं सिर्फ एक सिग्नेचर के ऊपर रिलाई करूँ जो मुझे ये बताए कि ये जो है मेरा कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और जो है सिग्नेचर कॉपी पेस्ट कर दे। लेकिन अगर मैं अपने कार्ड को उस चिप से एम्बेड करता हूँ जो कि या तो इस मैग्नेटिक स्ट्रिप है, तो दिस बेसिकली प्रोवाइड्स मी अ बेटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, क्योंकि अब उसके अंदर वो एम्बेड हुआ है कि ये मेरे ही कार्ड है। अगर कोई सिग्नेचर को भी कॉपी करता है तो उससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो पेइंग फॉर आइटम्स यूजिंग अ चिप एंड अ पिन कार्ड, अगर मैं अपने आइटम से पे करूं चिप और पिन कार्ड से, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ईएफटी।
लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी कि अगर कोई भी कस्टमर जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाए अपने मील के लिए पे करने के लिए यूजिंग अ चिप एंड अ पिन कार्ड। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें होता यह है कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द पिन इज एंटर्ड यूजिंग अ कीपैड, द कार्ड इज चेक। For this EFT payment, first of all, the PIN is entered using a keypad. The card is checked to see if it is valid or not, against its expiry date, if it's a stolen card or not. The third thing is that the PIN is read from the chip on the card and is compared to the one that is just keyed in. If they are same, then the transaction is processed. You might have seen this POS transactions in restaurants. हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन रेस्टोरेंट्स में किस तरह से होती है, लाइक दिस। ये मशीन होती है, इस मशीन के ऊपर मैं अपने कार्ड को स्वाइप करता हूँ। जैसे मैं स्वाइप करता हूँ तो वो मुझसे पिन मांगता है, पिन मैं अपने कीपैड से एंटर करता हूँ। कीपैड से एंटर करने के बाद वो पिन चेक होती है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं, मेरा कार्ड स्टोलन तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। पेन पे रीड होती है, चिप से और कंपेयर होती है जो आपके की एड हुए हैं, अगर दोनों सेम है तो आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। द रेस्टोरेंट बैंक कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स बैंक। A check is made on whether they have enough funds as well। कार्ड के अंदर इतने पैसे हैं या नहीं, अगर कार्ड आपका वैलिड नहीं होता या इतने फंड्स नहीं होते तो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट कर दी जाती है। अगर सारी चीजें प्रॉपर हैं, कार्ड भी आपका है, बिल भी आपके अकाउंट के अंदर पैसे हैं, तो ट्रांजैक्शन ऑथराइज होती है और अनऑथराइजेशन कोड आपके रेस्टोरेंट को जाता है और जो प्राइस है, जो आपकी मील की आपकी जो प्राइस है रेस्टोरेंट के अंदर, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दी जाती है और वही पैसे जो है फिर हमारे रेस्टोरेंट बैंक अकाउंट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं और इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो है एक रिसिप्ट भी जो है प्रोड्यूस हो जाती है एज अ प्रूफ ऑफ परचेज कि ये प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए थे। मेरे पास इसी तरह से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के। अब देखो, क्रेडिट कार्ड का जो एडवांटेज है इसमें एक चीज तो ये कि देयर इज कस्टमर प्रोटेक्शन। इफ अ कंपनी स्टॉप्स ट्रेडिंग और गुड्स डू नॉट अराइव तो कस्टमर जो है वो स्टिल प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसके जो फंड्स हैं वो अभी कंपनी को जो है वो रिलीज नहीं हो रहा। सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। थर्ड थिंग इज दैट इंटरेस्ट फ्री लोन इफ मनी पेड बैक विद इन एग्रीड टाइम पीरियड। द पॉइंट इज दैट मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की और मैंने उसको उसके टाइम लिमिट के अंदर 30 डेज के अंदर ही मैंने उसको पे बैक कर दिया, तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। मैंने मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है कि मेरे अकाउंट के अंदर पैसे नहीं होते, मुझे क्रेडिट लिमिट देते हैं, सॉर्ट ऑफ अ लोन। उस लोन को आप अपने पास यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो इस लोन को आपने पे बैक करना होता है विद इन दैट सर्टेन टाइम पीरियड। अगर आपने सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर नहीं करा तो फिर आपके पास इंटरेस्ट लगता है। And with the help of a credit card, you can also buy items online as well। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस के अंदर पहला तो ये कि इट कैन बी चार्ज विद हाई इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग सकते हैं अगर आपने टाइम के अंदर पे नहीं किया। एनुअल फीस भी हमेशा लगती है, सालाना पैसे भी देने पड़ते हैं। इट इज़ ईजी टू एंड अप विद क्रेडिट डैमेज। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पैसे टाइम पे ना भरें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट सम अप हो जाए जो आपको एंड में पे करनी पड़े। सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है क्रेडिट कार्ड्स को ऑनलाइन यूज़ करते हुए। ये मेरे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड के। सिमिलरली डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से होता यह है कि मनी कम्स फ्रॉम कस्टमर्स करंट अकाउंट, देयर फॉर नो इंटरेस्ट चार्ज। कोई इंटरेस्ट नहीं लगता इसके ऊपर क्योंकि जो कस्टमर के करंट अकाउंट से आ रही होती है। करंट अकाउंट मीन जो पैसे कस्टमर के पास है वो सिर्फ वही यूज कर रहे हैं। वो ये ज्यादा सेफर होता है कैश कैरी करने से, आप आइटम्स ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर की प्रोटेक्शन कम है क्रेडिट कार्ड से। इफ गुड डू नॉट अराइव या कंपनी आपके आउट ऑफ बिजनेस चली गई। डेबिट कार्ड का एक और डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स नो क्रेडिट कार्ड्स आर अलाउड, कस्टमर्स मस्ट नीड टू हैव द फंड्स अवेलेबल। अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है और आपको कोई चीज इमरजेंसी परचेज करनी है तो दैट मीन्स दैट यू नीड टू यूज अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन डेबिट में क्या है, जितने पैसे हैं सिर्फ आप वही यूज कर सकोगे। इसका सिक्योरिटी रिस्क क्या है? सिक्योरिटी रिस्क व्हेन यूजिंग क्रेडिट कार्ड इज दैट
फॉर यूजिंग डेबिट कार्ड इज वेल, जो हम चैप्टर 8 में भी देखेंगे। लेकिन सिक्योरिटी रिस्क ये होते हैं कि कार्ड आपका किसी के पास चला ना जाए, कोई उसको दे ना ले, कोई अनयूजुअल अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन ना प्रोसेस कर ले, लाइक दिस। सो टिल नाउ डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा चेक्स। और चेक्स का अंदर द पॉइंट इज दैट के दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज एज वेल, जब भी मुझे किसी को भी गुड्स या सर्विस के लिए पे करना होता है। लेकिन ये काफी हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, स्लो भी पड़ता है और लेस सिक्योर भी ऐसा पड़ता है, क्योंकि चेक्स का जो टाइम है ना वो जा चुका है। लेकिन इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज तो ये है कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा कैश जो है कैरी करना नहीं होता। आप अपनी पेमेंट को रोक भी सकते हो, जैसे मैंने आपको अपना के चेक दिया और मैं आपको कल पैसे नहीं देना चाह रहा तो मैं उसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। अ चेक कैन बी ड्रॉन एनी टाइम अप टू 6 मंथ्स आफ्टर इट वॉज डिटेल्ड। चेक जो है आप अगले 6 महीने तक विड्रॉ करा सकते हो। चेक जो है आपका पोस्ट डेटेड भी हो सकता है, तो और चेक आपका ट्रेस भी हो सकता है अगर वो लॉस होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर्स एंड कैन बी रिफ्यूज। चेक्स जो है वो बेटा आपके रिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब might some companies might not agree that because it is not a legal tender. Legal tenders are those that are used in making the agreements between the companies. तो ये डिसएडवांटेज में ये भी है कि स्लोअर भी है, क्योंकि बैंक की क्लियरिंग भी होती है, उनमें टाइम लगता है। और इट इज़ ईजियर फॉर फ्रॉडस्टर्स देन क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स पेमेंट मेथड। ये इजी होता है फ्रॉडस्टर्स के लिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आसान होता है किसी को भी स्पैम करने के लिए या उसके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, कि आपने उसका चेक लिया, उसका साइन किया, यू आर गुड टू गो। इट इज ऑल्सो रिलेटिवली एन एक्सपेंसिव पेमेंट मेथड बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव योर दैट क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड नॉट। सेंट्रलाइज क्लियरिंग फॉर चेक्स, सेंट्रलाइज क्लियरिंग फॉर चेक्स आपके पास इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 के अंदर, and now it is being adopted by world banks worldwide as well. It is a quicker method to clear the check as well. अब इस मेथड के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर चेक्स मुझे क्लियर कराने होते हैं, क्लियर मीन उनके चेक उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करके अमाउंट जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर करनी करानी होती है। कैन यू प्लीज बेटा, चेक के जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर्स एंड कैन बी रिफ्यूज्ड। लीगल टेंडर्स आपके पास वो होते हैं जो कंपनीज के अंदर यूज होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को या किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए। लीगल टेंडर्स आपके पास दिस इज एनी एग्रीमेंट और एनीथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ मींस टू सेटल एनी सॉर्ट ऑफ डेब्ट। मींस के जैसे पैसा है ना, पैसा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक लीगल टेंडर है। मैं आपको पैसे देता हूँ, उसी रेट ऑफ वही अमाउंट जो है वो मेरे पास वापस आता है। अब इसी तरह का चेक जो है वो आपके पास सर्टिफाइड नहीं है, वो आपके पास जो है वो नहीं हुआ हुआ कि यार इसके थ्रू मैं कोई भी अपनी डील कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये अक्सर आपके पास रिफ्यूज हो जाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ स्लोअर मेथड ऑफ पेमेंट एज वेल। इसकी जो पेमेंट होती है वो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्लोअर होती है। और मतलब चेक हम डालते हैं, उसके बाद वो क्लियरिंग पे जाता है एंड सो ऑन, फिर हमारे पास वो जो हमारा चेक है वो रिटर्न आता है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट इज इजी फॉर फ्रॉडस्टर्स देन क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड मेथड्स। अब जो भी आपके फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड से जो है वो सॉरी आपके चेक से जो है साइन करके उनके लिए ज़्यादा आसान होता है अमाउंट्स को निकालना। लास्ट ये है कि इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव इस तरह से कि चेक बुक की जो भी है, चेक बुक इशू करानी पड़ती है, फिर आपके ऊपर मजीद टैक्सेस भी लगते हैं जब भी आप किसी भी बुक को अपने पास किसी भी ट्रांजेक्शन को आप अपने पास प्रोसेस करते हो। सो इज इट क्लियर? अगर इसमें और कंफ्यूजन है तो बताओ।
अच्छा, हम यहाँ पे मेरे पास चेक क्लियरिंग की बात हो रही है, और चेक क्लियरिंग के अंदर ये देख रहे हैं कि चेक्स हमारे पास अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन होती कैसे। जैसे कि सपोज समवन यूजेस अ बैंक कॉल्ड हुडर बैंक एंड दे पे अ चेक फॉर $50 to a company called H&S who bank with Smith Bank. How is the H&S बैंक अकाउंट credited with $50? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चेक दिया, तो मेरे अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में गए कैसे? सबसे पहला स्टेज ये होता है जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे आउट क्लियरिंग। आउट क्लियरिंग के अंदर होता ये है कि व्हेन स्मिथ बैंक आर प्रेजेंटेड विद द चेक, अ कैमरा टेक्स एन इमेज ऑफ द चेक एंड टर्न्स द इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड। उसके बाद इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू क्रिएट डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द मनी टू बी पेड, द सॉर्ट कोड ऑन द चेक एंड द अकाउंट नंबर ऑन द चेक। दिस बेसिकली ऑथराइजेस कि जो भी आपके चेक का अकाउंट नंबर है या आपका जो भी चेक नंबर है, इज दैट इवन अ पार्ट ऑफ द बैंक अकाउंट और नॉट। Third says that the check image and the digital records are added to a file of other images that are paid in that day, and the number and there the number of files are made, which means के हर एक दिन में जितने भी चेक्स आ रहे हैं उन सब की बैंक के अंदर एक फाइल बनती जा रही है। हर एक फाइल के अंदर इमेज, चेक की इमेज होती है और डिजिटल रिकॉर्ड होता है उस पर्टिकुलर बैंक का कि कितने पैसे किसको कहाँ पर गए। जब ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड बन जाता है, रिकॉर्ड बनने के बाद हम सारी फाइल्स सेंट्रल फैसिलिटी को भेज देते हैं। वन ऑफ द फाइल्स कंटेनिंग ऑल द चेक्स रिलेटेड टू द हुडर बैकअप सेंट्रल फैसिलिटी का काम ये होता है कि इट ब्रेक्स द फाइल इनटू इंडिविजुअल पेमेंट मैसेजेस। वो पेमेंट की वैलिडेशन करेगा, चेक सही है, बैंक सही है, ये पूरा क्लियरिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज डन बाय द सेंट्रल फैसिलिटी। अगर आपका चेक क्लियर हो जाता है तो देन विद इन 12 to 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं। अगर आपका चेक नहीं होता तो वो चेक जो है वो रिटर्न हो जाता है। डू यू हैव एनी क्वेरी स्टिल हेयर? ओके,